तैयारी जीत की, हीरे सी चमक की। रुकना नहीं, थकना नहीं, बस मंजिल तक जाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डायमंड पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम हल कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंट एमसीक्यूज। अब आप पूछेंगे, इसमें नया क्या है, बाकियों से अलग कैसे हैं? तो सुनिए, हमारे एमसीक्यूज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आज के सभी एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न को 100% कवर करते हैं। इसमें आपको मिलेंगे कथन कारण, मिलान वाले प्रश्न और निम्न कथनों पर विचार करें जैसे सवाल, जो आजकल एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और हाँ, हम सिर्फ सवाल हल नहीं करवाते, बल्कि आपको मिलता है डिटेल एक्सप्लेनेशन। सबसे खास बात, आपको मिलते हैं बुलेट पॉइंट्स, जो आपके क्विक रिवीजन के लिए रामबाण साबित होंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा वीडियो कोई 10-12 घंटे की मैराथन नहीं है। ये है शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो, जिन्हें आप कभी भी कहीं भी कम समय में आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का सेट। लेट्स स्टार्ट। बिग मैक इंडेक्स का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसे मापने के लिए किया जाता है? बिग मैक इंडेक्स का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी की तुलना करने के लिए करते हैं। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका द्वारा जारी बिग मैक इंडेक्स विभिन्न देशों में मैकडॉनल्ड्स के बिग मैक बर्गर की कीमतों के आधार पर क्रय शक्ति क्षमता को आसानी से समझाने की एक अनौपचारिक तरीका है। मतलब यह परचेजिंग पावर पैरिटी को समझाने का एक अनऑफिशियल तरीका है। इसमें क्या होता है, एक बर्गर है मैकडोनल्ड्स का जो बिग मैक बर्गर आता है वह है, जैसे वो भारत में भी बना और अमेरिका में भी बना। तो भारत में उस एक बर्गर की कीमत क्या है और अमेरिका में उस एक बर्गर की कीमत क्या है। मान लो कि अमेरिका में $2 देना पड़ रहा है, भारत में 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो अगर हम $1 लगभग 100 रुपये के बराबर माने, तो यानी कि अमेरिका में वही एक बर्गर खरीदने के लिए 200 रुपये देने पड़ रहे हैं, जबकि भारत में 100 रुपये ही देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत में जो क्रय शक्ति क्षमता है भारत के पैसे के पास, भारत की मुद्रा में, वो अमेरिका की डॉलर की तुलना में ज्यादा है। ये क्रय शक्ति मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी में हमारी मुद्रा मजबूत है अमेरिका की तुलना में। परंतु जो बाजार विनिमय दर होता है, बाजार विनिमय दर में अमेरिका का ही मुद्रा मजबूत है। स्थिर पूंजी निर्माण जीएफसीएफ का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में से किस संपत्ति को शामिल नहीं किया जाता है? जीएफसीएफ का अनुमान लगाते समय हम किस संपत्ति को शामिल किया जाता है? जीएफसीएफ में क्या होता है कि वो चीजें होती हैं या हम अपनी पूंजी का खर्च वहां पे करते हैं जो कि स्थिर हो, जैसे कि पुल के निर्माण में या फिर कोई मशीन खरीदने में। तो ऑप्शन है कारखानों के लिए खरीदी गई मशीनरी, सड़क पुल और रेलवे का निर्माण, कंपनियों के पास मौजूद कच्चे माल का स्टॉक, व्यवसाय के इमारतों का निर्माण। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है, परंतु जो ये इन्वेंट्रीज है यह जो है जीएफसीएफ में नहीं आता है। यानी कि जीएफसीएफ में केवल अस्थायी भौतिक संपत्तियों को शामिल किया जाता है। कच्चे माल के स्टॉक या इन्वेंट्री में होने वाले बदलाव को जीएफसीएफ में नहीं, बल्कि स्टॉक में परिवर्तन चेंज इन स्टॉक्स के रूप में अलग से शामिल किया जाता है। ऐसी मुद्रा जो किसी संकट के समय बहुत तेजी से किसी देश के बाजार से बाहर भागने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट मनी, हॉट मनी, हार्ड मनी, टोकर मनी। वो सॉफ्ट मनी वो मनी होता है जो कि बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और हॉट मनी वो मनी होता है जो कि बड़ा ही मतलब कि नाजुक होता है, बहुत ही फ्रिक्वेंसी मतलब बटर टाइप होता है कि तनी थोड़ा भी देश विदेश में कोई भी दुर्घटना घटा, तुरंत यह भाग जाता है देश। जैसे भारत में क्या हुआ कि अगर शेयर मार्केट में जो विदेशी लोग जो भारत में पैसा लगाए हैं, अगर उनको लगा कि नहीं भारत में फायदा कम हो रहा है जबकि चाइना या अमेरिका में फायदा ज्यादा हो रहा है, तुरंत ये लोग मनी निकालते हैं और वहां पे लगा देते हैं, यानी कि हॉट मनी आते हैं। यानी हमारा सही ऑप्शन होगा हॉट मनी। हार्ड मनी क्या होता है? जो बड़ी कठिनाई से मिलता है, जैसे कि डॉलर। डॉलर बड़ी कठिनाई से मिलता है, जल्दी नहीं मिलता, तभी तो डॉलर महंगा है। और टोकन मनी वह मनी होता है जिसका आंतरिक मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से कम हो। जैसे कि हमारा 10 रुपए का नोट, 10 रुपए नोट का जो आंतरिक मूल्य है वो शायद 1 रुपए भी ना हो, और उसका जो वास्तविक मूल्य है वो 10 रुपए के बराबर है। यदि भारत सरकार आपातकालीन में किसी नए कागजी नोट पर लीगल टेंडर का दर्जा समाप्त कर दे, तो उसे किस प्रकार की मुद्रा कहा जाएगा? अगर आपातकाल में लीगल टेंडर
वापस कर लिया जाए या लीगल टेंडर का दर्जा समाप्त कर दिया जाए किसी नोट का, उसे हम फिएट मनी कहते हैं, जो कि लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि जो वैध नहीं रही। जैसे कि 8 नवंबर सन 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट का लीगल टेंडर समाप्त कर दिया, यानी कि अब उसकी वह मुद्रा नहीं रहा बल्कि एक बेकार कागज रह गया। मुद्रा आपूर्ति के माप M2 में यमोन के साथ और किसे जोड़ा जाता है? मुद्रा आपूर्ति के माप में जो M2 है, उसमें हम यमोन के साथ डाकघर बचत बैंकों की बचत जमा यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग जोड़ते हैं। M2 बराबर होता है यमोन प्लस डाकघर बचत बैंकों की बचत जमा यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। मुद्रा आपूर्ति के किस घटक को तरलता जाल की स्थिति में लोग अपने पास नकदी के रूप में रखना पसंद करते हैं? ये अमाउंट करेंसी और डिमांड डिपॉजिट को। तरलता जाल वह स्थिति होती है जब ब्याज दरें बहुत कम हो जाती हैं और लोग बैंकों में पैसा जमा करने के बजाय सबसे तरल रूप यानी ये अमाउंट नकद या करंट अकाउंट में पैसा अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ब्रिटिश भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा जो आज भी कार्यरत है? कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में स्थापित हुआ कौन सा सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है जो कि आज भी कार्यरत है, तो वो है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक जो कि 1865 में स्थापित था, यह भारत का सबसे पहला चालू रहने वाला संयुक्त स्टॉक बैंक था, जिसका हाल ही में इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया है। 15 अप्रैल 1980 को हुए बैंकों के दूसरे चरण के राष्ट्रीयकरण में कुल कितने बैंकों का सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण किया गया था और उनकी न्यूनतम जमा राशि क्या थी या सीमा क्या थी? मतलब 15 अप्रैल दो बार राष्ट्रीयकरण हुआ, 169 में, एक 1980 में। तो 1980 में वो दो राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और उनका न्यूनतम जमा सीमा क्या थी? तो उस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और उनकी न्यूनतम जमा सीमा 200 करोड़ रुपए था। स्वतंत्रता के समय 1947, हाँ 1947 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे, जो 1943 से 1949 तक पद पर रहे तथा आजादी के समय वही गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी कि अकाउंटिंग ईयर वर्तमान में क्या है? मतलब जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो मतलब वो कौन सा ईयर शुरू कहाँ से शुरू कर, जैसे हम लोग जनवरी से मार्च तक नया साल हमारा जनवरी से, पर बैंकों के लिए वह 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जाता है। अब लेकिन पहले जो RBI का लेखा वर्ष था वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता था। जुलाई से शुरू होता था और 30 जून तक होता था। लेकिन सरकार के वित्तीय वर्ष से तालमेल बैठाने के लिए अब इसे बदलकर 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया है। मौद्रिक नीति समिति के बाहरी 3 सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनाई जाने वाली सर्च कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? मौद्रिक नीति समिति जो कि उचित पटाल समिति की सिफारिश पर बनाया गया है, इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सदस्य RBI से होते हैं और 3 सदस्य बाहरी यानी कि सरकार द्वारा स्थापित होते हैं। और वो 3 सदस्य कौन होंगे, इसके लिए एक सर्च कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके हेड होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। जब वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं के लिए सरकारी बॉन्ड्स को वापस खरीदने के वादे के साथ RBI को बेचते हैं तो इस समझौते को क्या कहते हैं? मतलब जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो कभी कभी अल्पकालिक तरलता की आवश्यकताओं के लिए सरकारी बॉन्ड्स को वापस खरीदने के मतलब RBI को बेच देते हैं, और यह कहकर बेचते हैं कि मैं इसे वापस खरीद लूंगा। इसे टेक्निकल शब्द में क्या कहते हैं? इसे टेक्निकल शब्द में कहते हैं रेपो एग्रीमेंट या रीपर्चेज एग्रीमेंट, जिसमें बैंक वचन देते हैं कि वे गिरवी रखे बॉन्ड्स को एक निश्चित समय के बाद वापस खरीद लेंगे। यदि RBI को लगता है कि बाजार में बहुत कम समय जैसे 1 या 2 दिन के लिए नकदी अचानक बहुत बढ़ गई है, तो वह उसे सोखने के लिए मुख्य रूप से किस नए उपकरण का उपयोग करता है? अगर RBI को लगता है कि बाजार में बहुत कम समय के जैसे 1 या 2 दिन के लिए नकदी बहुत बढ़ गया है, तो उसको सोखने के लिए वह SDF यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का उपयोग करती है। इसके तहत बिना कोई सरकारी सिक्योरिटी दिए बैंक अपना फालतू पैसा RBI के पास रख सकते हैं।
बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अनुसार वर्तमान में एसएलआर की अधिकतम कानूनी सीमा कितनी हो सकती है? देखो, जो वर्तमान में एसएलआर की अधिकतम कानूनी सीमा है, वास्तव में इसको हटा दिया गया है। अब इसके वर्तमान में अधिकतम कानूनी सीमा नहीं है। परंतु अगर हम बात करें बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, तो उसके अनुसार अधिकतम सीमा 40% था और मिनिमम 25% था। कानूनन आरबीआई किसी भी बैंक का एसएलआर की अधिकतम 40% तक बढ़ा सकती है। इससे ज्यादा करने का अधिकार कानून में नहीं है। लोन टू वैल्यू रेशियो का संबंध मौद्रिक नीति के किस गुणात्मक उपकरण से सीधे तौर पर है? लोन टू जो वैल्यू रेशियो है, इसका संबंध मार्जिन रिक्वायरमेंट से है। लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब है कि संपत्ति के मूल्य पर कितना लोन मिलेगा। यदि लोन टू वैल्यू रेशियो 80% है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% होगा। जैसे जब आप बैंक के पास जमीन के बदले लोन लेने जाएंगे, तो अगर आपकी जमीन की कीमत 10 लाख रुपए है, तो बैंक आपको 10 लाख रुपए का लोन नहीं देती है, बल्कि उससे कुछ कम, जैसे मान लेते हैं 8 लाख रुपए ही लोन देती है। तो जो 2 लाख रुपए का लोन नहीं दिए, उसे हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। यही मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो लोग अपनी जमीन से लोन लेना बंद कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि लोगों के पास कैश नहीं रह जाता है। और जब कैश नहीं रहता है, तो लोग चीज़ें खर्च नहीं करते और महंगाई कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि डिमांड कम हो जाता है। जब कोई बैंक किसी ग्राहक को दिए गए लोन का पुनर्गठित ऋण यानी कि रीस्ट्रक्चर्ड लोन में बदलता है, तो उसे क्या उसका क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि कुछ बैंक जो होती है, जब लोन देती है किसी को, तो उस पर कुछ दया कर देती है। जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि सर ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा लोन का डेट बढ़ा दीजिए, या फिर इसका थोड़ा ब्याज कम कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी से चुका नहीं सकता। तो बैंक कहती है ठीक है। तो वही उसे बोलते हैं रीस्ट्रक्चर्ड लोन। तो इसका अर्थ क्या होता है? वही लोन की ब्याज दर कम करना या चुकाने की अवधि को बढ़ा देना, ताकि वह एनपीए न घोषित हो। क्योंकि अगर मान लो कि वह लोन जो ले लिया है, वो अगर 90 दिन तक ब्याज नहीं दिया, तो इसे एनपीए घोषित करना पड़ेगा। तो बैंक सोचते हैं कि एनपीए न घोषित हो, इसके लिए वो रिस्ट्रक्चर्ड लोन लेकर आते हैं। जब कोई कर्जदार संकट में होता है, तो बैंक उसे राहत देने के लिए लोन की शर्तें आसान कर देता है। जैसे उसे अवधि बढ़ा देता है, जिसकी जो उसकी अवधि अवधि बढ़ा देता है। इसे लोन का पुनर्गठन या रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। बेसल थर्ड नियमों के तहत पूंजी संरक्षण बफर यानी कैपिटल कंजर्वेशन बफर के रूप में बैंकों को कितना अतिरिक्त सामान्य इक्विटी बफर रखना होता है? यह 2.5% है। बेसल थर्ड के तहत सामान्य जोखिम पूंजी के अलावा बैंकों को, मतलब जो सामान्य जोखिम पूंजी होता है, उसके अलावा बैंकों को संकट के समय 2.5% का कैपिटल कंजर्वेशन बफर अलग से रखना होता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क वर्तमान में भारत के किस श्रेणी पर लागू नहीं है? ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, यह भारत में मेनली जो है कमर्शियल बैंक पर लगा होता है, जो चाहे विदेशी हो, चाहे निजी हो, चाहे सरकारी। कमर्शियल बैंक है तो उस पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत क्या होता है कि जब बैंक डूबने लगता है, तो आरबीआई उस पर उसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा देती है। तब आरबीआई उसे कहती है कि आप किसी को लोन नहीं देंगे, आप नए मतलब कर्मचारी को नहीं रखेंगे, कर्मचारी का वेतन नहीं बढ़ाएंगे। पर इसमें हाँ, पीसीए में सर बैंकों को कहती है कि अगर हम कोई जनता आता है अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकालता है, तो उसे आप निकालने देंगे। और जो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है, यह पेमेंट्स बैंक पर लागू नहीं होता है, न ही आरआरबी पर लगता है, न ही सहकारी बैंक को, और न ही स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लगता है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 और 4, 3 में दिया है आरआरबी और विदेशी बैंक। आरआरबी पे तो नहीं लगता, पर विदेशी बैंक पे लगता है, इसलिए यह ऑप्शन तो गलत होगा। और जो चौथा ऑप्शन है पेमेंट्स बैंक और सरकारी बैंक, इसमें दोनों पर नहीं लागू होता है, या यह कथन सही है, मतलब ये ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, गलत हो गया है। बाकी प्रश्न सही है, मतलब यहाँ पे जो व्याख्या दिया था वो गलत था, जो मैं बोला हूँ वो सही है। किस समिति की सिफारिश पर भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट्स बैंक जैसे विभेदित बैंकों की शुरुआत हुई? स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक के विभेदित बैंकों की शुरुआत हुआ है क्या नाम बोलते हैं, हाँ, नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर। नचिकेत मोर समिति 2014 ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए देश में छोटे और विशिष्ट बैंकों जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक की स्थापना की सिफारिश थी। पेमेंट्स बैंक अधिकतम कितने प्रतिशत तक का ऋण अपने प्रमोटरों को दे सकता है? पेमेंट्स बैंक जो होता है, वो किसी को लोन दे ही नहीं सकता है, यानी कि वो 0% लोन देता है। पेमेंट्स बैंक किसी को भी, यहाँ तक कि अपने खुद के प्रमोटरों को भी 1 रुपए का लोन नहीं दे सकता। संकटग्रस्त संपत्तियों का रणनीतिक पुनर्गठन किसके द्वारा शुरू किया गया एक उपकरण था, जिसका संबंध एनपीए से
एनपीए प्रबंधन से है। संकटग्रस्त संपत्तियों का पुनर्गठित रणनीतिक पुनर्गठन आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया। एसटीआर स्कीम आरबीआई के द्वारा लाई गई थी, जिसके तहत कर्ज न चुकाने वाली कंपनियों को नियंत्रण बैंकों को अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया था। मतलब कि अगर कोई बैंक है जो किसी को लोन दिए किसी कंपनी को, पर वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं, तो बैंक सीधे उस बैंक का जो उस जो कंपनी है उस कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। यदि कोई बैंक आरबीआई के पास जमा किए जाने वाले सीआरआर इनकैश रेशियो में दैनिक आधार पर चूक करता है, तो दंडात्मक ब्याज दर क्या होता है? तो उधर जो दंडात्मक ब्याज दर होता है वो बैंक रेट से 3% अधिक होता है। यदि कोई बैंक किसी दिन सीआरआर मेंटेन नहीं कर पाता है, तो उस दिन की कमी पर बैंक रेट से 3% अधिक का दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाता है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंक या बिना किसी भौतिक शाखा वाला डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म कौन सा था, जिसे एसबीआई ने लॉन्च किया था? योनो, यू ओनली नीड वन। एसबीआई का योनो ऐप भारत का एक प्रमुख एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो बिना शाखा जाए लगभग सभी वित्तीय सेवा डिजिटल रूप से प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में क्रेडिट इंफॉर्मेशन यानी कि सिबिल स्कोर का प्रबंधन करती है ताकि एनपीए को रोका जा सके? ट्रांस यूनियन सिविल भारत की सबसे प्रमुख क्रेडिट सूचना की कंपनी है जो ग्राहकों के पुराने लोन चुकाने के इतिहास के आधार पर सिविल स्कोर जारी करता है। गूगल पे फोन पे में सिविल स्कोर का ऑप्शन आता है। करेंसी नोटों के सुरक्षा धागे यानी सिक्योरिटी थ्रेड पर, मतलब जो करेंसी नोट होता है उस पर जो एक छपा नहीं होता ब्लू कलर का चमकता है, ब्लू और ग्रीन कलर का, उस पर पूछ रहा है कि क्या लिखा होता है, उस पर भारत और आरबीआई लिखा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत सरकार के प्रतिभूति विनिमय या सरकारी उधारी कार्यक्रम का प्रबंधन करता है? कौन सा बैंक भारत सरकार के प्रतिभूति विनिमय, ये तो आरबीआई करेगा। सरकार को जब भी कर्ज जारी होता है तो उसके पास बॉन्ड जारी करने और बाजार से उधारी को प्रबंधन करने का सारा काम सरकार के बैंकर के रूप में आरबीआई कार्य करता है। भारत में राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो वर्तमान में भारत में चेक क्लियरिंग के लिए उपयोग होता है, इसका क्या अर्थ है? कागजी चेक को भौतिक रूप से एक बैंक से दूसरे बैंक भेजने के बजाय उसका इलेक्ट्रॉनिक छवि भेजकर क्लियर करना। सीटीएस यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम के तहत कागजी चेक को ट्रेवल नहीं करना पड़ता, उसकी स्कैन की हुई कॉपी डिजिटल फोटो और डेटा भेजकर चेक जल्दी क्लियर कर दिया जाता है। क्रय शक्ति क्षमता के आंकड़ों का संकलन वैश्विक स्तर पर किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के तहत किया जाता है? वर्ल्ड बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की किस अनुसूची में शामिल बैंकों को ही अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है वो है द्वितीय अनुसूची। आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची यानी सेकंड शेड्यूल में जिन बैंकों का नाम दर्ज होता है उन्हें ही तकनीकी और कानूनी रूप से शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है।